हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस, जहां पर आप बिल्कुल फ्री हैं। कुछ भी पूछने के लिए आपको कोई दिक्कत समस्या आती है फिजिक्स से रिलेटेड, हम वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज की जो वीडियो बेटा है वो इंट्रोडक्शन टू चैप्टर 2 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आज में फर्स्ट डे क्योंकि है आपका, तो आप स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन मैं ये मानता हूं बेटा, किसी भी चीज को करने से पहले हमें पता हो पहले से ही कि अच्छा इसके अंदर ये आने वाला है और ये चीज हमारे काम की है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी बात को मैंने जो आज के टॉपिक्स चूज किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आज के जो टॉपिक हमारे होंगे बेटा, उसके अंदर हमने रखा है एक तो सबसे पहले कि आखिर ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे पहले पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझेंगे। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जो आजकल क्योंकि वन वर्ड्स के क्वेश्चन आने आपके स्टार्ट हो गए हैं लास्ट ईयर से, तो इसलिए एसआई यूनिट्स हम इसकी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे पॉइंट चार्ज के लिए। ये टॉपिक हालांकि मैं रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसको करने के बाद और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर है क्या और इसके अंदर क्या डिस्कस होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक छोटी सी बात समझना, हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, याद हो आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको क्या मतलब बताया था कि मान लो कोई चार्ज है आपके पास, ठीक है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके चारों तरफ का वो एरिया, वो इलाका जिसमें कोई अनदर चार्ज अगर एंटर करता है, मान लो क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज, कोई अनदर चार्ज अगर एंटर करता है तो इस चार्ज के ऊपर ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अट्रैक्शन रिपल्सन डजंट मीन दैट, कितना फोर्स ये अट्रैक्शन या रिपल्सन का इसके ऊपर एक्सर्ट कर सकता है, उसकी क्वांटिटी ये बताती है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वो एरिया, वो इलाका जिसमें आने के बाद कोई दूसरा चार्ज एक फोर्स फील करता है, ठीक है ना, उस एरिया को, उस इलाके को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया था। बट एक बात बताओ आप मुझे छोटी सी, अगर यहां पे क्यू नोट में ना लेके आऊं, मान लो ये क्यू नोट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये चार्ज रखा है और इसके चारों तरफ का कुछ इलाका है, तो क्या मैं इस चार्ज के इसके एरिया को महसूस कर पाऊंगा, कैलकुलेट कर पाऊंगा? नहीं ना, है ना। लेकिन अगर मान लो मैं यहां पे क्यू नोट लेके आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सिर्फ यहीं तो फील होगा, है ना, यहां पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। लेकिन क्या यहां पे फील होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें पता ही नहीं भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है। अगर मैं यहां पे चार्ज लेके आया तो मुझे यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि अच्छा यहां पे कोई फोर्स लग सकता है। यहां लेके आया तो सिर्फ यहीं पे फील होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने टर्म बनाई है ई, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड हो रही है? हमारे लाए गए चार्ज के ऊपर। हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीन हो रही थी वो इस चीज पे सीन हो रही थी, इस चीज पर डिपेंड कर रही थी कि हमारा चार्ज कहां से आया, ठीक है ना। अगर चार्ज आएगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड फील होगा, महसूस होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड फील नहीं होगा और ना ही महसूस होगा, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, एक चार्ज डिपेंडेंट क्वांटिटी है। अगर दूसरा चार्ज आएगा तो ये पता चलेगी इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अदरवाइज ये क्वांटिटी पता नहीं चल पा रही। समझ गए कंसेप्ट क्या है? तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर क्वांटिटी भी कहा था। क्यों? जिस साइड से चार्ज आ रहा है, देखो डायरेक्शन तो उधर से ही ली जा रही है ना। अगर इधर से चार्ज आएगा तो इधर, जहां से चार्ज नहीं आ रहा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही नहीं क्या है ना, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी हमने ले ली। लेकिन एक बात सोचो आप बेटा कि अगर मान लो कि यहाँ पे चार्ज रखा है तो चार्ज के चारों तरफ एरिया तो फिक्स होता ही है कि कहीं ना कहीं पे यहां से अगर आएगा, यहां से 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 आएगा, कहीं से भी चार्ज आएगा कि इसके ऊपर एक फोर्स तो लगेगी, वो तो फिक्स है ना। लेकिन बिना किसी चार्ज की मदद के हम कैसे पता करें, मतलब कि क्यू नोट तो लाए हम भाई, तभी तो एक्चुअली में फील होगा इसको कि है कि नहीं है, हम चेक करने आएंगे, ठीक है ना। क्यू नोट लाए लेकिन इसके ऊपर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड ना करे, है ना। वो कैसे हम पता करेंगे? तो उस क्वांटिटी को ही कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू नोट पे डिपेंड नहीं करेगी ये क्वांटिटी, है ना। समझ पा रहे हैं? क्यू नोट पे डिपेंड नहीं करेगी। बस हम कहीं पे भी चार्ज क्यू नोट को लेके आएंगे तो उसकी डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, कहां से आई वो क्यू नोट, इस तरीके से हम यहां पे वर्क कराएंगे कि चारों तरफ जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो निकल जाए। तो यानी कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्यू नोट की डायरेक्शन पे डिपेंड
नहीं करता, क्यू नोट की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हमने नाम दे रखा है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम दे रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी होगी, सीधी सी बात है ना। जो चीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, जिस चीज के अंदर डायरेक्शन नहीं होती, वो चीज क्या हो जाती है? स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आता, डन, समझ पा रहे हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा एक बार और मेरे कहने से इस वीडियो को रिपीट कर लेना यहीं तक, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता, इस बात को याद रखना। अब इसको निकालें कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो कंसेप्ट हमने क्या लगाया था कि सर जितना फोर्स लग रहा है ना, जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू देख लो और चार्ज देख लो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था। कितना निकाला था हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया था हमारे पास E = F/Q नोट, निकाल लिए थे। तो इसको कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। तो अब पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट याद रखना, पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं ये भी मैं बता देता हूं, क्योंकि बेटा ये जो बात मैंने अभी आपको बताई है ना कि चार्ज की डायरेक्शन पे ना डिपेंड होकर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या नाम दे दिया? पोटेंशियल। ये बात बताने वाले साइंटिस्ट का जो नाम था वो था बेटा अलेक्जेंड्रा वोल्टा। क्या नाम था? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम का पहला अक्षर V है, तो वोल्ट भी हम इसको लेते हैं, या वोल्टा, या सिंपली V हम लिखते हैं, ठीक है ना। ये जनरल नॉलेज की बात है, SSC व SSC वाले बच्चों की समझ में आएगी ये बात, ठीक है ना, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। तो अब इसी तरीके से V की भी तो कुछ वैल्यू होगी, उसको निकालने के लिए एक लॉजिक लगाते हैं हम, एक जनरल लाइफ। मैं आपको यहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा ना वो पूरी की पूरी जनरल लाइफ से को रिलेट करके पढ़ाऊंगा। तो मान लो कि दो पहलवान हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। दो पहलवान है आपस में लड़ रहे हैं। एक पहलवान को मान लो मैंने +Q चार्ज कह दिया, ठीक है, एक को मैंने Q नोट चार्ज कह दिया। अब ये पहलवान इसके इलाके में एंटर करना चाहता है, ये इसके इलाके में एंटर करना चाहता है, तो जाहिर सी बात है इसके इलाके में अगर ये एंटर करना चाहता है तो इसे जीतना पड़ेगा, लाल वाले को इस नीले वाले से जीतना पड़ेगा, है ना। जब तक जीतेगा नहीं तब तक एंटर नहीं करेगा। तो मान लो इसने डेड लाइन दे दी कि भैया ये मेरा इलाका है, मान लो इसने कह दिया B पॉइंट, ठीक है, ये मेरा इलाका है, अगर इसके अंदर तू आया तो मैं मारूंगा ही मारूंगा तुझे। भाई बॉक्सर हैं, दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, दोनों के अंदर मारपिटाई होगी, लड़ाई होगी। लेकिन ये अगर मैं कहूं कि इसके अंदर आना चाहता है तो क्या करेगी? तो करने के लिए क्या करेगा? जाहिर सी बात है कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि ये जितनी ज्यादा लड़ाई करेगा, ये ब्लू वाला बॉक्सर जितनी ज्यादा रेड वाले से लड़ाई करेगा उतना ही ज्यादा ये एंटर कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन ये रेड वाला भी अगर उतना ही वर्क डन सहन कर ले, इसका मतलब इसको जवाब देता रहे, है ना। जैसे बॉक्सिंग करते हैं तो करते हैं ना, हाथ लगा लेते हैं जैसे फेस पे कि इसको कंट्रोल कर सकता हूं मैं। तो यानी कि इसकी जो सहन शक्ति है, इसकी जो पोटेंशियल है वो उतनी ज्यादा होगी। यानी कि डायरेक्टली अगर बात करें तो मैं कह सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन, है कि नहीं भाई। जितना ज्यादा ये वर्क डन करेगा उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल होगी कि नहीं होगी भाई। ये जितना ज्यादा लड़ाई को सहन कर सकता है उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल का मतलब हिंदी में क्या होता है? सहन शक्ति की तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसकी इतनी ज्यादा सहन शक्ति है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि Q नोट और ताकतवर हो जाए, तो Q नोट अगर और ताकतवर हो गया तो क्या आप सह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा बेटा। तो यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/Q नोट। अगर Q नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो V क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसकी सहन शक्ति दो बातों पे डिपेंड करती है कि सामने वाला इसके ऊपर कितना वर्क डन करता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई इतना वर्क डन कर सकता है, इतनी इसकी सहन शक्ति है, ठीक है। और या फिर सामने वाले की ताकत कितनी है। सामने वाले की ज्यादा ताकत होगी तो पोटेंशियल सहन शक्ति कम फील होगी, कम ताकत होगी तो ज्यादा फील होगी। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, कि एग्जाम्पल और लेते हैं, आप उसके 2 थप्पड़ लगाओ, वो नहीं रोया, चुप हो गया, सहन कर गया। 3 लगाए, फिर नहीं रोया, चुप हो गया, सहन कर गया। लेकिन जैसे ही चौथा थप्पड़ लगाया उसने भैया रोना स्टार्ट कर दिया। तो इट मीन्स आई कैन से दैट द चिल्ड्रन कैन होल्ड योर 4 स्लैप्स। आपके 4 थप्पड़ को वो सहन कर सकता है ना। तो यानी कि उसकी सहन शक्ति क्या हो गई? आपका किया हुआ 4 चांटे का काम, है ना। लेकिन अगर आप और ताकतवर हो तो भैया 1 चांटे में फैल जाएगा। तो यानी कि आपकी ताकत के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। समझ पा रहे हैं? तो यही पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट होता है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज आउट कर दूं तो मुझे मिल जाएगा V इज = W/Q नोट। दैट्स इट। यही होता है बेटा पोटेंशियल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब पोटेंशियल के अंदर दो वर्ड हैं, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं। मान लो अब इसको पहलवान को ही यहाँ पे मैं सिंपली टर्म्स में कन्वर्ट करके बनाता हूँ। मान लो ये यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, कहीं कुछ दूरी से मान लो कोई ए पॉइंट है जहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखा है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना चाहता है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आना चाहता है। पहली बात तो बेटा ये बताओ कि ये होल्ड जब करेगा तो ऑलरेडी इसके ऊपर ये कुछ प्रेशर लगाए रखा होगा, इधर की तरफ फोर्स लगा के रखा होगा कि मत आना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। अब बट ये इधर आना चाहता है ज़बरदस्ती, तो क्या करेगा, कुछ वर्क डन करेगा। तो वर्क डन किधर की डायरेक्शन में करेगा, ए टू बी। तो यानी कि इसने वर्क डन जो किया वो क्या किया, डब्ल्यू ए बी, है ना। तो डब्ल्यू ए बी जब ये वर्क डन करेगा तो डब्ल्यू ए बी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बी पे जितना काम किया माइनस ए पे जितना काम किया। अरे पहले ए तक आने में भी तो कुछ वर्क डन करेगा, क्योंकि फोर्स तो यहाँ पे भी लग रही है ना। तो डब्ल्यू ए बी को मैं कैसे लिखूंगा, एक्चुअली में मैं डब्ल्यू ए बी को लिखूंगा सर डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए से बी तक जाने में जो वर्क डन होगा, बी तक ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि डिस्टेंस अगर ये आर है तो आपको पता ही है बेटा डिस्टेंस कम हो रही है, और डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स बढ़ती चली जाती है। तो यानी कि डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए काम करेगा अपॉन क्यू नोट, है ना। तो बेटा यहाँ पे एक्चुअली में पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल क्या है, वी बी माइनस वी ए। अरे वी बी ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वी बी माइनस वी ए, तो वी बी माइनस वी ए को ही मैंने वी लिखा है। तो जब वी बी माइनस वी ए दो चीज़ें हम लिखे तो डिफरेंस ही तो लिख रहे हैं। तो इसलिए इस कंडीशन में कि जब एक पॉइंट से जो कि नोन पॉइंट है, पता है हमें कि इस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा, नोन पॉइंट से अगर आप जाएंगे तो दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट टर्म इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ए पॉइंट क्या हो जाए, अननोन। अननोन कब होगा कि मान लो ए टेंस टू इन्फिनिटी हो गया तो हमें पता नहीं चलेगा। तो जब ए इन्फिनिटी है तो ए पॉइंट तो पता नहीं चला, डायरेक्ट हमें पता चलेगा कि बी पे जब ये चार्ज आ जाएगा क्यू नोट तब पता चलेगा। तो ए पे अगर पता ही नहीं चलेगा तो वी इज इक्वल टू सिर्फ क्या रह जाएगा, वी बी, क्योंकि वी ए तो पता ही नहीं चल रहा ना। तो वी बी अपॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नोट। तो इस कंडीशन में जब पोटेंशियल होगा तो इस पोटेंशियल को हम सिंपल कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ पा रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ खास नहीं है, बस यही है कि 2 पॉइंट नोन हो उसके बीच का पोटेंशियल, और यहाँ पे सिर्फ 1 पॉइंट नोन हो उसके बीच का पोटेंशियल। समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जनरल लाइफ से समझ पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना बेटा आसान मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर बात करें तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो फिजिक्स की लैंग्वेज में समझ लो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि पेपर में बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज ही लिख के आओगे, है ना। तो इसलिए वो भी समझना ज़रूरी है। लेकिन कंसेप्ट यही है, पोटेंशियल का मतलब सहन शक्ति होता है, और आपकी सहन शक्ति दूसरे के वर्क डन और दूसरे की ताकत पे ही डिपेंड करेगी, लेकिन वो कहाँ से लगा रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, है ना। भाई ये इधर से लड़ता है तो आप भी तो इधर ही चले जाते हैं ना, तो डायरेक्शन तो है नहीं ना इसमें, 2 पहलवान कहीं भी लड़ सकते हैं, है ना। तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी। याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन बता दिया मैंने, ठीक है। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट हमें पता चल गया फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है पोटेंशियल की तो सिंपल है, मैंने बताया था फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क पर यूनिट चार्ज, द वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज द पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। डन, इसको लिख लेना आप लोग, काम आएगा। और ये भी लिख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस ये है और ये पोटेंशियल है कि इफ ए टेंड्स टू 0 हो जाए। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एसआई यूनिट्स। ये निकालना बहुत आसान है, फॉर्मूला आ गया भैया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, चार्ज की यूनिट कुलाम होती है। तो यानी कि इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल पर कुलाम। लेकिन मैंने आपको बताया था अलेक्जेंड्रा वोल्टा नाम के साइंटिस्ट ने इसकी इजाद की थी, इसको बताया था, समझाया था कि एक कॉन्सेप्ट आता है, इसलिए जूल पर कुलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं। याद रखना, इसको क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। तो 2 यूनिट हैं इसकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डन, चलिए इसको भी लिख लेना। अब एक चीज़ समझो बेटा, हमने बात की है पोटेंशियल की, तो एक्चुअली में है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है ना। तो जाहिर सी बात है बेटा, अगर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जितने कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के पढ़े होंगे वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें पोटेंशियल की टर्म में पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि जब हमने पहले किसी चार्ज के चारों तरफ का एरिया निकाला, वो सिर्फ हमने निकाला डायरेक्शन को डिपेंड मान के, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को अनडिपेंड यानी कि इंडिपेंडेंट मान के हम कैलकुलेट करेंगे V,
ठीक है ना। तो इसका मतलब एक चीज में आपको इशारा कर दिया मैंने कि जो चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी सारी की सारी डिक्टो चीजें हम पोटेंशियल के टर्म में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो में तो पहले फर्स्ट चैप्टर की सारी वीडियो 12-13 वीडियो है वो कंप्लीट देखना, उसके बाद ही समझना, या नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट सारा पढ़ लेना उसके बाद ही समझना। अदरवाइज पोटेंशियल की चीजें पढ़ तो लोगे क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि लिंक कर करके ही पूरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर नहीं आता तो सेकंड कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल लिया था तो सबसे पहले क्या पढ़ा था, याद करो। हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, है ना। तो है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, यानी कि पोटेंशियल निकालना, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो मान लो एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास, सपोज दैट Q प्लस Q मैंने इसको मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चार्ज की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया भाई चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलाका होगा कुछ फिक्स और उस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो मैंने कह दिया कि मान लो कोई पॉइंट P है, ये इस पॉइंट P के लिए आपको कैलकुलेट करना है कि ये इस पे कितना पोटेंशियल लगाता है, यानी कि इसकी सहन शक्ति कितनी, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जैसे अभी मैंने बताया। तो मान लो कि मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये पॉइंट मेरा A है और ये मेरा B है। तो A पॉइंट पे Q0 चार्ज रखा है, ठीक है, और इनको मैंने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, एक लाइन में मैंने इनको बिठा लिया, ठीक। अब एक बात बताओ कि प्लस Q, मान लो कि ये जो डिस्टेंस है जो हमें निकालना है वो R डिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से A पॉइंट तक का कुछ तो डिस्टेंस लेना ही पड़ेगा, X डिस्टेंस पे मान लो ले लिया, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जरूरी नहीं है X डिस्टेंस हो, A पॉइंट इन्फिनिटी पे भी हो सकता है। अब इन्फिनिटी की चीज़ें कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या करेंगे, स्मॉल पार्ट का निकाल लेंगे, मान लो dx डिस्टेंस है, इस पार्ट के लिए निकाल लेंगे पोटेंशियल। तो बेटा ये टोटल पार्ट के लिए तो पोटेंशियल आ ही जाएगा, जहाँ से जहाँ तक निकालना है कि नहीं, ठीक है ना। तो हमारे लिए x पॉइंट जो आप दोगे हम वो रख लेंगे और r तक तो है ही हमारा, ठीक है ना। तो ये वाली बात समझ में आ रही है। तो एक बात बताओ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है। लेकिन मुझे इधर की तरफ पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल निकालने का मतलब है कि एक वर्क डन मुझे चाहिए, पहले वर्क डन करेगा तभी तो पता चलेगा कितनी सहन शक्ति है, सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है हमारे थप्पड़, है ना, कि बॉडी बिल्डर सह पा रहा है कि नहीं सह पा रहा है। तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, और वर्क डन निकालने का तरीका आपको पता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो बेटा फोर्स तो आपको पता ही है, निकाल ही सकते हैं कुलाम्स लॉ की मदद से। F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q0 है, अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से तक का x², कोई दिक्कत नहीं है। और वर्क डन की बात करें तो W, तो मैंने आपको बताया वर्क डन टोटल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि ये पॉइंट इन्फिनिटी पे भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम एक जनरल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वी कांट से दैट कि ये इन्फिनिटी पे नहीं है। तो क्या करूंगा, स्मॉल पार्ट के लिए निकालूंगा, तो स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल, तो स्मॉल के लिए DW। तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स तो भैया कहीं रख लो उतना ही लगना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.dx होता है ना, वर्क डन। अब हमें पता है कि A.B इज इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा, तो यानी कि DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, F.dx cos थीटा, है ना। अब एक चीज आप देख लो बेटा, cos थीटा की अगर बात करें, फोर्स इस डायरेक्शन में है, वर्क डन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, 180 डिग्री, तो यहाँ पे cos 180 लिख दूंगा। तो यानी कि DW इज इक्वल टू मिलेगा मुझे F.dx cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू आप लोगों को बता चुका हूँ मैं, cos 180 कितना होता है भैया, -1, पता ही है, ठीक है ना। तो यानी कि DW इज इक्वल टू जो बेटा आपको मिल गया वो मिल गया -F.dx। कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताना, ठीक है। बट मुझे तो टोटल वर्क डन चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन कहाँ तक आ सकती चाहिए, मुझे R तक चाहिए, कहाँ से, A से। A इन्फिनिटी भी हो सकता है, तो मैं क्या कर दूँ इसका इंटीग्रेशन। याद रखना है स्मॉल वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। जब बेटा इंटीग्रेशन करूंगा तो DW तो W हो गया, है ना, माइनस को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन में लिमिट, मिनिमम लिमिट क्या हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है भाई, ये तो एक फिक्स डिस्टेंस है, लेकिन मिनिमम क्या होती है, इन्फिनिटी। मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, किसी पॉइंट R तक जा रहा है, तो मिनिमम टू मैक्सिमम R, ठीक है, F.dx, कोई दिक्कत नहीं है लिमिट रखने में, ठीक। अब फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही
हमने लिखी ली थी पहले 1/4 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक चीज़ देख लो आप, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। चेंज क्या हो रहा है, डिस्टेंस एक्स, तो इसलिए 1/x² अंदर रह जाएगा, क्योंकि बेटा जो चीज़ छोटी है वही तो बड़ी कर सकते हैं, वापस से थोड़ी ना हमें चेंज करना है। तो ये सारी वैल्यू पहले बाहर लिख लेता हूँ, बाकी अंदर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4πε0 क्यू नॉट बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1/x²। 1/x² को मैं क्या लिख सकता हूँ, x⁻²dx लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैथ्स है, और इन्फिनिटी टू r। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, और याद करो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप लोग कई बार कर चुके होंगे, x⁻n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो इस फॉर्मूले में n की जगह क्या रखना है, हमें सिर्फ 2 रखना है, और x तो x है ही, तो यहाँ पे रख दो बस 2। तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस का 2 रखना है, तो माइनस का 2+1 अपॉन माइनस का 2+1, यही तो करूँगा मैं, सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1, तो यानी कि माइनस का x की पावर -1, क्योंकि माइनस आ गया ना, और x की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1/x लिख दूँ, यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, -1/4πε0 क्यू नॉट, और इंटीग्रेशन सॉल्व करके आ गया माइनस का 1/x और इन्फिनिटी टू r। माइनस को बेटा बाहर ले जाओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/4πε0 क्यू नॉट, और लिमिट आपको पता ही है, फाइनल माइनस इनिशियल रखी जाती है, तो फाइनल लिमिट r है, तो x की जगह r माइनस 1/ इनिशियल लिमिट इन्फिनिटी, और 1/∞ आपको पता होना चाहिए 0 होता है। कैसे 0 होता है, क्योंकि इन्फिनिटी की अगर बात करें तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू बेटा 1/0 को मानते हैं हम, क्योंकि ये भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे 1/0 रखूँगा तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 0/1 क्या होगा, 0। ऐसे याद करने का तरीका है, एक्चुअली में ये मैथ्स नहीं है, इस बात को याद रखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, कभी इसको छाप डालो, ये तो बस मैंने एक बना रखा है आपको याद करने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो 0 हो गया, तो यानी कि वर्क डन क्या आ गया टोटल, W इज इक्वल टू आ गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r, टोटल वर्क डन आ गया। अब तो निकल ही जाएगा पोटेंशियल, कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला पता ही था क्या था, W/क्यू नॉट, तो W की वैल्यू पुट कर दो, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन r और अपॉन क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/4πε0 क्यू अपॉन r, दैट इज द पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज। समझ आया बेटा, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना, पोटेंशियल निकालना पॉइंट चार्ज। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स का, इसको अच्छे से समझ लेना, याद कर लेना। अगर नहीं समझ आ रहा है तो बेटा मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोबारा से कि इस वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड करके दोबारा से देखो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इससे और आसान कंसेप्ट कोई बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आप लोग डायग्राम बना लेंगे और इसको पूरे के पूरी की मैथमेटिक्स को उतार लेंगे, पेपर में आ सकता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हर डायरेक्शन में वो क्या होता है, 1/4πε0 और Q अपॉन R होता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें इसका, बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर अब बात करें कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमने लिया था डायरेक्शन के टर्म में, वो पॉइंट चार्ज के लिए कितना आया था, याद है, 1/4πε0 Q अपॉन r²। और अब हमारे पास क्या आया है, जब डायरेक्शन की बात ही नहीं हुई, तो 1/4πε0 Q अपॉन r। तो देख रहे हो सिर्फ r और r का ही डिफरेंस है, तो यानी कि मुझे पता चल गया कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, लेकिन V की अगर बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। तो इन दोनों का डिफरेंस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया था, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस जो आपको बता रहा हूं मैं वो ये है कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन बेटा पेपर में आ भी चुका है इस टर्म में कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वर्सेज इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज अगर आपको दिया जाए तो उनका ग्राफ आप ड्रॉ करें, ग्राफ आपसे पूछा जाता है, तो वो कैलकुलेट करना है, बनाना है, बहुत आसान है। मान लो कि मेरे पास ग्राफ की लाइन है, यहाँ पे तो मैं R को ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, y एक्सिस पे मैं V और E को ड्रॉ करूँगा, ठीक है।
मैं ऑलरेडी ये बात जानता हूं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। हाँ, एक बात और बता दूं बेटा, R यानी कि रेडियस यानी कि डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, तो इसकी सिमेट्री कैसे होगी बेटा? सीधी सी बात है, डिस्टेंस है, रेडियस है ना, स्फीयर के लिए निकाला है, पॉइंट चार्ज के लिए निकाला है, तो बेटा स्फेरिकल सिमेट्री होगी, है ना। सिमेट्री का मतलब जो हर जगह से एक जैसा दिखे, तो यानी कि पोटेंशियल निकालोगे तो स्फेरिकल ही दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो बहुत आसान है। मान लो डिस्टेंस की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे तो ई क्या होगा? ई डिक्रीज होगा, है ना। लेकिन यहां पे भी आप डिस्टेंस की वैल्यू को अगर इंक्रीज करोगे तो वी डिक्रीज तो होगा, लेकिन इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम डिक्रीज होगा। समझ गए? अरे भाई स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो यानी कि अगर ये डिक्रीज इंक्रीज हुआ तो इसके लिए तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर मैं 2 टाइम्स इंक्रीज करूं तो इसके लिए तो 2 टाइम्स है ही इंक्रीमेंट, लेकिन इसके लिए इंक्रीमेंट कितना है? स्क्वायर है तो 4 टाइम्स इंक्रीमेंट है। तो इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ तो डिक्रीमेंट भी तो ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है, ये बढ़ा तो ये घटेगा, ये घटा तो ये बढ़ेगा, है ना। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। मान लो इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मान लो डिस्टेंस को इंक्रीज करूंगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है बहुत ज़्यादा घटना स्टार्ट हो जाएगा, यही तो होगा, है ना, बहुत ज़्यादा घटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो घटेगा तो जरूर, लेकिन इससे थोड़ा सा कम, तो ऊपर से ही काट देंगे इसको, है ना। तो यानी कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें तो ये अगर V और E की हम बात लें यहाँ पे, तो देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो और ज़्यादा घट गया, तो यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो E तो यहाँ आएगा, है ना। मान लो कोई ये पॉइंट R का मैं लूँ तो E तो आपको यहाँ मिलेगा, R कोई डिस्टेंस यहाँ पे लें, और जबकि V हमें यहाँ मिलेगा, है ना। तो V थोड़ा ज़्यादा ही है ना इसकी कंपेरिजन में। क्यों रखना है ज़्यादा? क्योंकि R यहाँ पे है और यहाँ R² है, ठीक है ना। तो छोटा सा ग्राफ आपका बन जाएगा। ये ग्राफ तो किसका हो गया? E वाले का हो गया। अलग अलग कलर से बना लेना, ठीक है, याद रहेगा। एक को ब्लैक से ड्रॉ कराना है, एक को ब्लू से। ये हो गया V। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है और यहाँ पे 1/, ठीक है। तो बेटा इसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में सारा का सारा फर्स्ट चैप्टर जैसा ही है। अब याद करो कि हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद, पॉइंट चार्ज पे निकालने के बाद क्या किया था? डाइपोल पढ़ा था, है ना। तो इसमें डाइपोल पढ़ने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पढ़ ही लिया। तो फिर क्या किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड 4 हमने क्या निकाला था? डाइपोल के लिए निकाला। तो जाहिर सी बात है अगला कंसेप्ट क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की जगह क्या निकालूंगा? V, पोटेंशियल फॉर द डाइपोल्स। समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट चैप्टर को पूरा लिंक करके चलेंगे, उससे तुम्हारे याद भी हो जाएगा और फर्स्ट चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है बच्चे रिवाइज नहीं करते, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, ठीक है ना। और जिसने वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट चैप्टर की, बेटा आपको सजेस्ट कर रहा हूँ वीडियो देख लेना, आइकन में मैंने डाल रखी है। उसके अलावा मेरे चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट में मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है, डन। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो बेटा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और बेटा इसी तरह अपनी स्टडी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, अच्छे से हो जाएगी, भले ही लॉकडाउन हो रहा हो, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।